एपिसोड 20 के फर्स्ट सीन में मामाओं की आंख खुलती है और वो चंदन की खुशबू सूंघकर नोटिस करती है कि वो जिंसी के कमरे में है। तभी इसी दौरान यहाँ दादी आती है और मामाओं को बताती है कि उसके पैर में 15 टाके आए हैं और मास्टर जिंसी उसे यहाँ इसलिए लेकर आए क्योंकि ये जगह इन्फर्मरी से अच्छी है। और इतना कहते ही दादी मामाओं को चाय पिलाकर कहती है, सब लोग तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए तुम रेडी हो जाओ और उनसे मिल लो। फिर इसके बाद मामाओं सभी से मिलती है और बासिन का गुस्सा देखकर सोचती है इसका गुस्सा होना जायज है, आखिर इसके मास्टर पर हमला हुआ है। तभी इसी दौरान जिंसी मामाओं से उस हादसे के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पर मामाओं मास्टर कोनिन और गोदाम में आग लगना और मंदिर के बर्तन चोरी होना, तीसरा पूजा के बर्तन वाला जिसने समुद्री सब्जी खाई थी, इन सब पिछले तीनों हादसे के बारे में जिंसी को याद दिलाती है और कहती है जो पिलर आप पर गिरा था उसमें भी उस मेटल वर्कर के संदूक वाली चीज का यूज हुआ था जिससे मेटल गर्म होकर टूट जाए और सेरेमनी के नीचे खड़ा इंसान मर जाए और सभी को लगे कि ये एक हादसा था। उस मेटल वर्कर ने ही मंदिर के नए बर्तन भी बनाए थे और उस मेटल वर्कर ने इस काम के लिए अपनी संदूक वाली टेक्निक का यूज किया था, लेकिन बस इसमें फर्क इतना ही था कि संदूक को खोलने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी और यहाँ सेरेमनी के अंदर उन्होंने सूरज की रोशनी की जगह कैंडल का यूज किया जिससे मेटल गर्म होकर टूट गया। तभी जिंसी कहता है तो क्या इन सबके पीछे मेटल वर्कर है? मामाओं कहती है नहीं, उससे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसने बस ऑर्डर के हिसाब से काम किया। सेरेमनी पर यह हादसा देखकर सबको मेटल वर्कर पर शक होता, इसलिए उस मास्टरमाइंड ने पहले ही उसे मरवा दिया ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और इतना बताते ही मामाओं बताती है कि जिस आदमी के पास मेटल वर्कर का बनाया हुआ हिस्सा था वो मेटल वर्कर की टेक्निक जानता था। तभी मामाओं इतना बताते ही कहती है इन सभी हादसों को देखकर जो मुझे लगा वो सब मैंने आपको बता दिया। तभी जिंसी मामाओं को ओके कहता है और मामाओं सोचती है मुझे नहीं पता था कि उस सेरेमनी में मास्टर जिंसी होंगे, अगर वो सेरेमनी अभी तक जारी होती तो मास्टर जिंसी अब तक मर चुके होते। आखिर ये है कौन और वो कौन शख्स है जो इतना रिस्क लेकर इन्हें मारना चाहता है? तभी इतना सोचते ही मामाओं सुइरिन के बारे में सोचकर कहती है मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में लिहाकू मामाओं से मिलता है और उसे बताता है कि उस हादसे में सुइरिन मिली हुई थी और उन्होंने उसकी लाश को खोज लिया है। तभी मामाओं ये बात सुनकर चौंक जाती है और लिहाकू उसे बताता है कि जब गार्ड उसे पकड़ने गए थे तो उन्हें वो पहले ही जमीन पर जहर खाकर गिरी हुई मिली थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। इन सब के पीछे वो खुद थी। अब ये केस सॉल्व हो गया है, कल उसे जला देंगे। और इतना कहते ही लियाकू यहाँ से चला जाता है और मामा सोचती है मुझे नहीं लगता ये केस अभी सॉल्व हुआ है। सुरीन ऐसी लड़की नहीं थी जो सुसाइड कर ले। उस वक्त उसकी कई बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे तोल रही हो। और इतना सब सोचने के बाद मामा को वो पुनर्जीवित करने वाली जड़ी बूटी की याद आती है और वो यहाँ से भागकर सीधा जिंसी के पास जाती है और उसे इस केस को सॉल्व करने की एक्साइटमेंट में मुस्कुराकर कहती है मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जिसने सुरीन को मरा हुआ घोषित किया था। फिर इसके बाद ये तीनों सुरीन की लाश देखने जाते हैं। तभी इसी दौरान यहाँ डॉक्टर आता है और मामा उसे देखकर कहती है अरे ये तो वही आदमी है, अच्छा तो इसने ही सुरीन की जांच की है। ये सुरीन के काफी करीब था इसलिए उसके जाने के बाद ये उदास है। और इतना सोचते ही मामा पूछती है क्या सुरीन के पिए जहर में धतूर शामिल था? तभी डॉक्टर मामा की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और मामा कहती है अस्तबल के पास वाली पहाड़ी पर वो धतूर के पौधे लगाती थी, उसका जहर जानलेवा है लेकिन इसे सही मात्रा में लेने से इससे बस बेहोश किया जा सकता है। धतूर सफेद मॉर्निंग ग्लोरी के फूल की तरह दिखते हैं। तभी डॉक्टर कहता है मुझे थोड़ा बहुत लगा तो था पर मैं यकीन से नहीं कह सकता। तभी इतना सुनते ही मामा कुल्हाड़ी लेकर इस बंद ताबूत को खोलती है और इस डॉक्टर को दिखाती है। तभी डॉक्टर ये ताबूत देखकर कहता है ये तो सूर्य नहीं है, लेकिन वो तो सूर्य नहीं थी, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तभी मामा कहती है इसका मतलब तुम्हारा फायदा उठाया गया है, तुम उसे नहीं काटोगे ये उन्हें पता था, नहीं तो तुम उसे कैसे जहर दिया गया है उसे काट कर जरूर पता लगाते। तभी ये बात सुनकर ये डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और मामा कहती है उसने धतूर के साथ कुछ और भी लिया था, उसने क्या लिया था उसका पता हम फार्मेसी की दवाई से लगा सकते हैं। तभी इसी दौरान जिंसी कहता है क्या ये लाश किसी और की है? मामा कहती है उसने अपनी जगह एक दूसरे ताबूत को रख दिया। जिंसी कहता है तो सुरीन की लाश
लाश कहाँ है, कौन उसे उठाने का खतरा मोल लेगा। मामा कहती है उसे उठाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद उठकर यहाँ से गई है। तभी सभी लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और जिनसी कहता है इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। तभी मामा कहती है उसने एक पुनर्जीवित करने वाली दवाई का यूज किया है। डॉक्टर कहता है वो दवाई के बारे में मैंने बस कहानियों में सुना है। मामा कहती है लोगों का कहना है कि वो दवाई कहीं दूर मौजूद है जिससे मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। मैंने सुना है धतूर और पपर फिश से ये दवाई बनती है। तभी इसी दौरान मामा के पैर में दर्द होता है और मामा गासुन को ताबूत चेक करने को कहती है। तभी ये बात सुनकर गासुन ताबूत चेक करके मामा को बताता है कि उसमें नाखून के निशान है। मामा कहती है इसका मतलब वो इस ताबूत के अंदर थी जब उसके बचाने वाले यहाँ आए थे और उन लोगों के आते ही उसे होश आया और उसने उठते ही अपने कपड़े बदले और उन लोगों ने उसकी जगह दूसरी लाश ताबूत में रखी और यहाँ से चले गए। जिनसी कहता है आखिर उसने इतना रिस्क क्यों लिया। तभी मामा कहती है उसकी जगह अगर मैं होती मैं भी खुद को फांसी से बचाने के लिए यही करती। और इतना कहते ही मामा कहती है अगर बदली हुई लाश जलती तो वो जीत जाती, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। और इतना कहते ही मामा सोचती है वो जिंदा है तो मैं उससे मिलना चाहूंगी। आखिरकार मुझे उसके जरिए उस साथी इंसान से मिलना है जिसने इन सारे जुर्मों को हादसा दिखाया है और हमें धोखा देने के लिए खुद की जान को भी जोखिम में डाला है। आखिर सुरीन जैसी इंसान इतनी जल्दी नहीं मर सकती। और इतना सोचते ही मामा अजीब तरह से पहली बार अपनी डेविल हंसी दिखाते हुए जोर जोर से हंसती है और सोचती है अब वो मुझे बताएगी कि वो पुनर्जीवित करने वाली दवाई कैसे बनाते हैं। तभी मामा को इस तरह से हंसता हुआ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और मामा जिनसी से कहती है मेरे पैर में फिर से टाके लगाने होंगे क्योंकि मेरे घाव खुल गए हैं। फिर इसके बाद हम वैद को देखते हैं जो मामा को डांट कर उसका इलाज कर रहा होता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम लेडी लोलन को देखते हैं जिसे उसकी सेविका कुछ बताती है, जिसे सुनकर लोलन थोड़ा उदास हो जाती है। तभी इसी दौरान दूसरी तरफ जिनसी सोचता है हमें सुरीन की घटना का राज पता चल गया, लेकिन अभी भी उसके बारे में हमें कई चीजें नहीं पता है। बस इतना पता है कि उसे उसके टीचर का सपोर्ट था और उन्होंने सुरीन के हुनर को देखकर उसे गोद ले लिया था। हमें बस इतना ही पता है, इससे पहले उसका अतीत क्या था हमें वो नहीं पता है। पर कुछ भी हो मुझे उसका सच जानने में काफी लंबा समय लगने वाला है। तभी जिनसी के इतना सोचते ही यहाँ गासुन आता है और कहता है हम दोबारा शामाओ के घाव को खुलने नहीं दे सकते। जिनसी सोचता है मुझे उसकी घाव की नहीं बल्कि उस अजीब बंदे लाकन की चिंता है, आखिरकार वो उसका पिता जो है। लेकिन मामाओं के बर्ताव को देखकर लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। और इतना सोचते ही जिनसी कहता है हमें कल रियर पैलेस जाना है। तभी गासुन एक ड्रिंक चेक करके जिनसी को बताता है कि ये सही है आप इसे पी लो। तभी जिनसी ये ड्रिंक पीकर कहता है इसका स्वाद बेकार है, लेकिन एक हिजड़ा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। गासुन कहता है आप जिस तरह से अपनी नाक पकड़ते हो उससे आप और जवान लगते हो। जिनसी कहता है मैं जानता हूँ ये शुद्ध बर्ताव, दिव्य मुस्कान और ये शहद की तरह मीठी आवाज। मैं वो 24 साल का आदमी हूँ जो 5 साल पहले हिजड़ा बन गया और अभी के सम्राट रियल पैलेस के राजा बन गए। मैंने जब से ये मुखौटा पहना है तब से ये दवाई मैं अपनी मर्दानगी दबाने के लिए डेली पीता हूँ। तभी गासुन यहाँ पर जिनसी को चिढ़ाते हुए कहता है इससे आप पक्का नामर्द बन जाओगे। तभी जिनसी कहता है तुम भी तो बनोगे। तभी गासुन कहता है मेरा एक पोता है और मेरा बच्चा भी है, अब वो बड़ा हो गया है। जिनसी कहता है तुम्हारा पोता यानी तुम्हारे बड़े बेटे का बेटा। गासुन कहता है आपने सही कहा, लेकिन अब मेरा छोटा बेटा भी शादी करने लायक हो गया है। जिनसी कहता है बासेन वो तो अभी बस 19 साल का है। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब जल्दी खत्म करके दुल्हन ढूंढ लेनी चाहिए। गासुन कहता है मुझे अपने पोते के साथ कुछ पल बिताने हैं। जिनसी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी ये विश पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जिनसी लेडी लोलन से मिलता है और उसको न्यू ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करता है और सोचता है सम्राट इनसे मिलने अक्सर आते तो है लेकिन वो इन्हें इतना खास पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो है लेडी लोलान फैशनेबल है, ये हमेशा अपने हेयर स्टाइल और मेकअप बदलती रहती है, जिस वजह से सम्राट जब इनसे मिलने आते हैं तो वो भी इनको नहीं पहचान पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। लेकिन फिर भी वो 10 दिनों में एक बार ही इनसे मिलने आते हैं। लेडी लोलान के पिता एक हाई रैंक के अधिकारी हैं जो रानी दोवागेर के पसंदीदा हैं। तभी जिनसी के इतना सोचते ही लोलान और जिनसी की बात खत्म हो जाती है और जिनसी गासुन लेडी लोलान को बाय
बाय बोलकर जाने लगते हैं। तभी इसी दौरान जिनसी यहाँ से जाते हुए सोचता है अगर सुंदरता की बात करे तो ये रखेल लिसु के बराबर है, लेकिन अभी के सम्राट छोटी लड़कियों के लिए पुरखों की पसंद से नफरत करते हैं, इसलिए उनका रखेल लिसु को छूने का इरादा नहीं है। रानी दोवागैर जिन्होंने अभी के सम्राट को जब जन्म दिया था तब वो एक छोटी लड़की थी और फिर इसके 10 साल बाद उन्होंने एक और बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने ज्यादा समय दोवागैर के वहाँ बिताया जिससे उन्होंने बिना परेशानी के अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ रखेल आर्डुओ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उस पर किसी का ध्यान नहीं किया और उन्होंने अपनी बच्चादानी खो दी, और इस हादसे के बाद अभी के सम्राट का पहला बच्चा मर गया। अगर वो बच्चा जिंदा रहता तो आज का सम्राट बनता, लेकिन ये सब मेरी एक बेकार की सोच है, इसलिए उन्हें जल्दी ही खुद से एक प्रिंस को जन्म देना होगा। तभी इतना सोचते ही जिनसी लेडी गोक्यू से मिलता है और लेडी गोक्यू जिनसी को कुछ बताती है जिसे सुनकर जिनसी चौंक जाता है और मामाओ से मिलकर उसे बताता है कि लेडी गोक्यू की लूनर साइकिल रुक गई है। मामाओ सोचती है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तभी इतना सोचते ही मामाओ कहती है कब से जाना है। जिनसी कहता है तुम आज ही लेडी गोक्यू के वहाँ चली जाना, और इतना कहते ही जिनसी यहाँ से चला जाता है। और फिर जिनसी के जाने के बाद मामाओ सोचती है ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, वहाँ मर्दों का आना मना है, लेकिन क्या इसका मतलब मास्टर जिनसी मेरा ध्यान रखेंगे? लेकिन जो भी हो मुझे अब जहर चखने को मिलेगा। तभी इसी दौरान दादी कहती है क्या बात है आज तुम बड़े अच्छे मूड में हो। मामाओ कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी दादी कहती है मुझे लगता था शायद अब तो कोई ऐसा आ गया है जो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तभी ये बात सुनकर मामाओ और जोर जोर से प्लेटें घिसने लगती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में मामाओ रियर पैलेस पहुंचकर अपने पुराने रूम को देखती है और पहले की तरह ही अपने जहर चेक करने का काम करने लगती है और सोचती है मेरे पास गोक्यू के मेनिस्ट्रल सर्कल के अलावा और कोई सबूत नहीं है। मैंने ये रखेल आर्डुओ के टाइम में सोचा था, लेकिन सम्राट एक जवान आदमी से कहीं बढ़कर है। रखेल आर्डुओ जैसे भरोसेमंद एडवाइजर के चले जाने के बाद उनकी जगह एक मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की ने ले ली है, इसलिए वो किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर उसने अभी के बच्चे को जन्म नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो बहुत सरदर्द होगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम लिहाको को वार्डेग्रीस हाउस में देखते हैं, जहां उसे दो लड़कियों की बात सुनकर ये पता चलता है कि तीनों राजकुमारियों में से किसी एक राजकुमारी को खरीदा जा रहा है। तभी ये बात सुनकर लिहाको घबरा जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।